अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट नंबर 1 मेजरमेंट के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1.1, फॉर एन आंसर टू बी कंप्लीट द यूनिट्स नीड टू बी स्पेसिफाइड वाई। जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट करते हैं तो उस वक्त कंप्लीट आंसर के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट भी लिखना पड़ता है। तो हमें मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट लिखना क्यों पड़ता है? यूनिट के बगैर इंफॉर्मेशन कंप्लीट क्यों नहीं होती? आंसर कंप्लीट क्यों नहीं होता? मुकम्मल इंफॉर्मेशन के लिए मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट का होना ज़रूरी है। अगर मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट नहीं होगा तो हमें पता नहीं चलेगा ये कौन सी क्वांटिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वांटिटी को समझते हैं। क्वांटिटी जो है ऑब्जेक्ट की करेक्टरिस्टिक्स है। उन प्रॉपर्टीज़ के नाम को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, यानी कि वो प्रॉपर्टीज़ को हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। ये जो चीज़ है ये कम है और ये ज़्यादा है। ये ज़्यादा का होना क्या है? इसकी करेक्टरिस्टिक्स है। इसका कम होना क्या है? ये करेक्टरिस्टिक्स है। ये जो लंबाई में कम या ज़्यादा होने को हमने इसका नाम रखा है लेंथ। अगर मैं लिख देता हूँ सपोज यहाँ पे 100, अगर मैं 100 लिखूंगा तो आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये 100 क्या है? मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब इसके साथ मैंने यूनिट नहीं लिखा तो हम नहीं समझ सकते हैं कि ये जो 100 है लेंथ है, मास है, या टाइम है, या वॉल्यूम है, या एरिया है, एंड सो ऑन। अगर मैं इसके साथ यूनिट लिखूंगा पर्टिकुलर क्वांटिटी का हमें पता चलेगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे 100 के साथ m लिखा है तो इसका मतलब m मीन्स मीटर। हमें पता है मीटर जो है ना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है। मुझे फर्क पता चलेगा 100 के साथ मीटर लगाने से हमें एकदम पता चलेगा कि ये लेंथ है। लेंथ में वो डिस्टेंस भी हो सकता है या डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। सिमिलरली मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ। 10 का मतलब भी हमें नहीं समझ आ रही। 10 मास है या लेंथ है या टाइम है या वॉल्यूम है या एरिया है, एंड सो ऑन। तो 10 के साथ मैं कोई यूनिट लिख दूंगा तो मुझे पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो है क्वांटिटी के बारे में मुझे पता चलेगा। जैसा कि मैंने 100 के साथ केजी लिखा है तो केजी ऐसा यूनिट है मास का, तो केजी से हमें फर्क पता चलेगा ये मास है, यानी कि मास 10 केजी है। सिमिलरली मैं यहाँ पे 20 लिख देता हूँ। जस्ट 20 लिखने से हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है ये क्या चीज़ है, लेकिन अगर 20 के साथ मैं सेकंड लिख देता हूँ एस तो हमें फर्क पता चलेगा ये टाइम है। इन एग्जांपल से आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ के जो मैग्नीट्यूड है उनके साथ यूनिट का लिखना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो क्वांटिटी का पता नहीं चलेगा ये कौन सी क्वांटिटी है, पता नहीं चलेगा तो इसका मतलब वो मीनिंगलेस है, उसका आंसर का कोई मतलब नहीं है, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हो। लिहाजा मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट का लिखना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपको उस मेजरमेंट के बारे में जो आपने मेजरमेंट की है उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1.2, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को इस्तेमाल करने के क्या फ़ायदे हैं? 1960 में पूरी दुनिया के लिए मेजरमेंट का एक सिस्टम बनाया था, उसको हम SI यूनिट्स कहते हैं। अब पूरी दुनिया में मेजरमेंट का सेम निज़ाम राइज है। उससे पहले दुनिया में 3 सिस्टम मशहूर हो गए थे और उससे पहले हर घर का हर मोहल्ले का अलग मेजरमेंट था। इससे काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि हर ताकतवर अपनी मर्ज़ी से मेजरमेंट करता था और कमज़ोर जो लोग हैं वो पिस जाते थे, अदल इंसाफ नहीं होता था। इसलिए दुनिया ने तरक्की नहीं की। 1960 में मेजरमेंट का बैनुल-अक़वामी निज़ाम बनाया गया तो उसके बाद बिजनेस ने बड़ी तरक्की की। अब एक जगह में अगर कोई साइंटिस्ट कोई चीज़ इजाद करते थे तो फ़ौरन दुनिया को पता लग जाता था, क्योंकि लैंग्वेज भी सेम है, मेजरमेंट का निज़ाम भी सेम है, इसलिए चीज़ों को अंडरस्टैंड करना इंतहाई आसान हो गई। इसलिए जो साइंटिफिक और टेक्निकल जो इंफॉर्मेशन को चेंज करना इंतहाई आसान हुआ। इस तरह से वर्ल्ड ने तरक्की करना शुरू किया। उससे पहले ट्रांसलेट करना पड़ता था, यूनिट को चेंज करना पड़ता था, वो भी बहुत मुश्किल था। हर घर का हर मोहल्ले का जो मेजरमेंट का निज़ाम था वो दूसरे लोग नहीं समझते थे एक दूसरे के मेजरमेंट के निज़ाम को। इस तरह से दुनिया ने तरक्की नहीं की। 1960 के बाद एकदम दुनिया ने तरक्की करना शुरू किया। क्यों? पूरी दुनिया में मेजरमेंट का सेम निज़ाम राइज किया, जिसकी वजह से चीज़ों को समझना, क्वांटिटीज़ को कन्वर्ट करना, समझना इंतहाई आसान हो गया। इस तरह से हमें SI यूनिट इस्तेमाल करने का ये फ़ायदा हुआ।
दूसरा जो एडवांटेज है, हमारे पास एक खास क्वांटिटी के लिए एक ही यूनिट है, जैसा कि मास है तो केजी है और कोई नहीं है। इसी तरह जो लेंथ के लिए मीटर है, तो एक ही यूनिट होने से उसको पहचानना आसान हो गया हमारे लिए। 1960 के बाद पूरी वर्ल्ड में ये एप्लीकेबल है। केजी है तो दुनिया के जिस कोने में भी जाएंगे तो आपको केजी में ही मिलेगा मास। इसी तरह लेंथ को मेजर करेंगे मीटर में, इसी तरह वॉल्यूम को मेजर करेंगे लीटर में। पूरी वर्ल्ड में मेजरमेंट का सेम निज़ाम आपको मिलेगा। और लास्ट पॉइंट जो है, बिग क्वांटिटीज़ को ऐसा यूनिट की मदद से हम स्मॉल क्वांटिटी में चेंज कर सकते हैं, स्मॉल क्वांटिटीज़ को बिग क्वांटिटीज़ के अंदर चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 10 की सम पावर्स प्लस में या माइनस में, उसको आप मल्टीप्लाई करो उस नंबर से या डिवाइड करेंगे तो वो नंबर छोटा या बड़ा होगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1.3, हाउ मैनी रेडियंस काउंट फॉर सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, हाउ मैनी स्टीरेडियंस काउंट फॉर ए सर्कमफेरेंस ऑफ ए स्फीयर। एक कंप्लीट सर्कल के अंदर सर्कमफेरेंस कहते हैं, ये सर्कल है, सपोज ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए से जाकर वापस पॉइंट ए तक आने तक जो कंप्लीट डिस्टेंस है, कंप्लीट आर्क डिस्टेंस है, उसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। एक कंप्लीट सर्कल में कितने रेडियंस एंगल होते हैं और एक कंप्लीट स्फीयर में कितने स्टीरेडियंस एंगल होते हैं। रेडियन भी एंगल का यूनिट है, स्टीरेडियन भी एंगल का यूनिट है। रेडियन जो है वो 2 डायमेंशनल एंगल का यूनिट है, जबकि स्टीरेडियन सॉलिड एंगल या 3 डायमेंशनल एंगल का यूनिट है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक कंप्लीट सर्कल के अंदर कितने रेडियन एंगल मौजूद है। आंसर as we know that 1 क्लास से लेकर 10 क्लास तक एंगल को हमने डिग्री में मेजर किया था, लेकिन अब हम मैट्रिक के बाद हम एंगल को रेडियन में मेजर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एंगल का ऐसा यूनिट रेडियन है। तो हमने सिस्टम इंटरनेशनल में चलना है, इसलिए हम अब डिग्री को हम यूज़ नहीं करेंगे, हम एंगल की यूनिट रेडियन में लेंगे। तो जब हम एंगल को रेडियन में मेजर कर रहे हैं तो उस वक्त एक ख़ास फार्मूला हमारे पास है, वो हम लिखेंगे। एज वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ या आर्क डिस्टेंस डिवाइड बाय रेडियस। इसके साथ मैं लिख देता हूँ रेडियन, यूनिट लिख देता हूँ, क्योंकि ज़रूरत नहीं है, वेरिएबल के साथ हम यूनिट नहीं लिखते हैं, कांस्टेंट के साथ, वैल्यू के साथ हम यूनिट लिखते हैं। लेकिन हम प्रूफ करने जा रहे हैं कंप्लीट सर्कल के अंदर कितने रेडियन होते हैं। एक कंप्लीट सर्कल में डिग्री 360 होती है, लेकिन अब चूंकि एंगल के यूनिट हम रेडियन में मेजर कर रहे हैं, इसलिए हम ये देखना चाहते हैं कि एक कंप्लीट सर्कल के अंदर कितने रेडियन है। सो इसलिए इस फार्मूले के साथ मैंने यूनिट रेडियन लिखा है। ये फार्मूला तभी हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब एंगल को हम रेडियन में मेजर कर रहे हैं। तो एंगल को हम लिखेंगे थीटा, आर्क डिस्टेंस को हम लिखेंगे एस डिवाइड बाय रेडियस को लिखेंगे आर, और ऐसा यूनिट इसका है रेडियन। तो ये जो एस है ये इस सर्कल का टोटल आर्क डिस्टेंस है। एक सर्कल का जो कंप्लीट आर्क डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। मैं यहां लिख देता हूं सर्कमफेरेंस, इसको हम एस से डिनोट करते हैं और ये इक्वल होता है 2 पाई आर। इसको इक्वेशन 1 लिख देंगे। इक्वेशन 1 की एस की जगह में एस की वैल्यू 2 पाई आर हमने रखा, पाई आर डिवाइड बाय आर रेडियन। तो आर को आर से कैंसिल कर दो, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। आप इसको यहां तक रख सकते हैं कि एक कंप्लीट सर्कल के अंदर कितना रेडियन है, 2 पाई रेडियन है, लेकिन हम इसको वैल्यूज के अंदर चेंज करेंगे। तो ये होगा थीटा इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू है 3.14 रेडियन। 2 को आप 3.14 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14, ये वैल्यूज आ रही है 6.28 रेडियन। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। एक आंसर हमारे पास आ गया। सो एक कंप्लीट सर्कल के अंदर 360 डिग्री होती है, जबकि 2.68 रेडियन होता है। यानी कि एक कंप्लीट सर्कल के अंदर कितने एंगल होते हैं,
6.28 रेडियन, और ये जो थीटा है ये 1 रिवोल्यूशन है। 1 रिवोल्यूशन मीन्स डिग्री में आप लेंगे तो 360 इज इक्वल टू 6.28 रेडियन। और ये वैल्यूज आपने याद रखनी है। एक कंप्लीट स्फीयर के अंदर कितने स्टी रेडियन होते हैं वो हम चेक करेंगे। एज वी नाउ दैट एंगल फॉर सॉलिड एंगल, ये तो प्लेन एंगल था, यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल में भी मैं एंगल को थीटा से ही शो करूंगा। मुख्तलिफ बुक्स में इसको मुख्तलिफ सिंबल यूज़ किया हुआ, लेकिन हम यहाँ पर थीटा यूज़ कर सकते हैं। सो ये जो एंगल बराबर होगा एरिया डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। अब ये जो एरिया है ये हमारे पास स्फीयर का है, यानी कि 3 डायमेंशनल सरफेस का एरिया है। तो फॉर स्फीयर, स्फीयर हमने क्यों लिया, ये 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल एंगल कहते हैं, या इसको सॉलिड एंगल कहते हैं। यानी कि स्फीयर हमने एग्जांपल लिया 3 डायमेंशनल सरफेस का, तो एरिया ऑफ ए स्फीयर है ये। एरिया ऑफ ए स्फीयर की वैल्यू है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर है तो हमारे पास आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पे मैं यूनिट लिख देता हूँ एस आर, स्टीरेडियन। एस आर क्योंकि ये फार्मूला बना है सॉलिड एंगल के लिए, तो इसका यूनिट है स्टीरेडियन। तो थीटा इज इक्वल टू 4 पाई स्टीरेडियन। थीटा इज इक्वल टू 4 पाई की वैल्यू है 3.14 स्टीरेडियन। तो ये 4 को आप मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14, ये वैल्यूज आ रही है थीटा इज इक्वल टू 12.56 स्टीरेडियन। एस आर से शो कर सकते हैं। दिस इज योर अनदर आंसर। आपके पास दोनों वैल्यूज आ गई है, तो हम कह सकते हैं एक कंप्लीट सर्कल के अंदर डिग्री 360 होती है। चूंकि 1 क्लास से 10 क्लास तक हमने डिग्री यूज़ किया था, अब चूंकि ऐसा यूनिट रेडियन है तो अब हम रेडियन को इस्तेमाल करेंगे, अब हम डिग्री यूज़ नहीं करेंगे। सो एक कंप्लीट सर्कल के अंदर 360 डिग्री होती है, हमें पता था, बट हमें ये नहीं पता था कि एक कंप्लीट सर्कल के अंदर कितने रेडियन होते हैं। आज पता चला हमें कि एक कंप्लीट सर्कल के अंदर 6.28 रेडियन एंगल होता है, और ये प्लेन एंगल है। और इसी तरह जो सॉलिड एंगल है या 3 डायमेंशनल एंगल है, इसका यूनिट है स्टीरेडियन। तो यहाँ पर 3 डायमेंशनल सरफेस हमने स्फीयर लिया है, क्योंकि आपके बुक वालों ने भी स्फीयर लिया हुआ है। आप कोई भी 3 डायमेंशनल सरफेस ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 डायमेंशनल सरफेस स्फीयर लिया है, तो एरिया ऑफ ए स्फीयर डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। एरिया ऑफ ए स्फीयर है 4 पाई आर स्क्वायर, रेडियस मीन्स आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कैंसिल, तो 4 पाई की वैल्यू 3.14, 4 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 12.56 स्टीरेडियन। तो ये दोनों वैल्यूज़ याद रखनी है, और ये एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। और इस फार्मूले से आप डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में भी चेंज कर सकते हैं।